हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। पहले तो आप सभी बच्चों को मैं आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। उसके साथ साथ आज सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के इस अवसर पर आप सभी के जितने भी सपने हैं सरस्वती माता सभी सपनों को साकार करे। जिस इच्छा के साथ, जिस उम्मीद के साथ आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सरस्वती माता आप सभी को उस एग्जाम में जल्दी से जल्दी सफलता दे। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरुआत कर देते हैं। आज की क्लास में हम बेसिकली उन बचे हुए टॉपिक को पढ़ेंगे जो लास्ट क्लास में हमने मैटर अपने आसपास में जो पदार्थों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, मैं उसको क्विक रिवाइज करा रहा हूँ। एक बार ध्यान से सभी बच्चे इन चीज़ों को सुन लेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज मैटर्स, मैटर्स क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ हम किसे कहते हैं, पदार्थ की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। फिर उसके बाद हमने पदार्थों के गुणों के बारे में हमने पढ़ा था कि मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उस प्रॉपर्टीज को हमने अच्छी तरीके से रीड किया था। उसके बाद हमने ये रीड किया बच्चे की पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, सॉलिड क्या होती है, लिक्विड क्या होती है, गैस क्या होता है। एक डिफ्यूजन प्रोसेस हमने देखा था कि सॉलिड में डिफ्यूजन प्रोसेस ना के बराबर होता है, लिक्विड में और डिफ्यूजन प्रोसेस ज़्यादा होता है। बिकॉज डिफ्यूजन प्रोसेस को करने के लिए मीडियम के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस का होना काफ़ी ज़रूरी है, और जिसके मीडियम जितना ज़्यादा फ्री होंगे जिसके पार्टिकल, उसके अंदर डिफ्यूजन की रेट उतनी ज़्यादा होगी। तो गैसों में डिफ्यूजन की रेट ज़्यादा, लिक्विड में कम, और सॉलिड में डिफ्यूजन की रेट ना के बराबर होती है। आज हम इस पदार्थ की अवस्थाओं को बदलने के बारे में देखेंगे कि यदि सॉलिड है तो उसको किस तरीके से हम लिक्विड में बदल सके, और लिक्विड है तो उसको किस तरह से हम गैस में बदल सके। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों की बेसिक प्रॉपर्टीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। आज हम उसके आगे की कुछ चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे पूरी वीडियो में बने रहना है क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिलेगी। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, क्या है बेटा, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदलते हैं? जी हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था बदलते हैं। बट पदार्थों को उसकी अवस्था बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इन सब चीज़ों को चलिए अब हम देखते हैं। कुछ प्रेक्षण करते हैं हम। अपने प्रेक्षण से हम जान सकते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस अवस्था में भी रह सकता है, द्रव अवस्था में भी रह सकता है, और गैस अवस्था में भी रह सकता है। जल की ठोस अवस्था में बर्फ के नाम से जानते हैं, उसकी द्रव अवस्था जो होती है उसे हम जल ही कहते हैं, और उसकी जो गैसीय अवस्था होती है जिसे स्टीम या भाप के नाम से हम बुलाते हैं। तो चलिए इसके आगे की चीज़ों को हम सीखने के लिए बढ़ जाते हैं। जैसा कि यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ठोस जिसका एग्जाम्पल है बर्फ, द्रव जिसका एग्जाम्पल है जल, और गैस जिसका एग्जाम्पल है स्टीम या जिसे हम जलवाष्प बोलते हैं। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? जब कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है तो उस पदार्थ के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? बिल्कुल। जब कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है तब उसकी अवस्था के पदार्थ के कणों के अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या हमें यह जानने की इच्छा नहीं जगती? बिल्कुल भाई, तो हम इस चीज़ को जानकर ही रहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ एक क्रियाकलाप में दे रहा हूँ कि तापमान के परिवर्तन का प्रभाव, ये कहता है कि यदि हम तापमान को चेंज कर देते हैं किसी भी मीडियम के अंदर, किसी भी पदार्थ की अवस्था के अंदर, तो उसके मीडियम में चेंजेस आ सकता है। कैसे? तो उसके लिए चलिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लेना है आपको, एवं चित्र में 1.6 अनुसार, ये जो 1.6 में ये जो दो फिगर दी गए हैं उस फिगर के अनुसार आपको थर्मामीटर को इस प्रकार लटका लेना है। ये देख रहे हो ना, ये थर्मामीटर, ये थर्मामीटर जो लटका है इसी प्रकार से इस बीकर के अंदर आपको 100-150 ग्राम बर्फ लेना है और उसके बाद उसको एक बीकर से लटका देना है। यदि मैं ध्यान से बताऊं तो ये ऊपर वाला डायग्राम आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। ऊपर वाले डायग्राम को देखो, ये थर्मामीटर हमने लटकाया हुआ है, इसके अंदर कुछ बर्फ के टुकड़े लगे हैं और इस बर्फ के टुकड़ों का द्रव्यमान हमने जो मेजर किया तो 150 ग्राम हमने इसका द्रव्यमान लिया है। इसके अंदर ने कांच की एक छड़ डाल ली है
और ये हमारे पास एक बीकर है, नीचे हमने एक बर्नर लगा रखा है और ये हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड है। दिस इज कॉल्ड ट्राइपॉड स्टैंड, जिसके ऊपर हमने बीकर को रख रखा है और ये हमारी स्टैंड है जिसके ऊपर इन सभी सिस्टमों को कनेक्ट किया गया है। तो प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। थर्मामीटर का वो पार्ट जिसमें मरकरी होता है, उस पार्ट को हम बर्फ के अंदर छुआ करके रख देते हैं। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। अब धीरे धीरे उसके अंदर स्टीम को फ्लेम देना हम चालू कर देते हैं। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें और जब संपूर्ण बर्फ जल में अपरिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट कर लें। मतलब ये कह रहा है कि यदि बर्फ पिघल रही है तो भी आपको तापमान नोट कर लेना है और यदि वो पूरी तरह से पिघल जाए तब भी आपको तापमान नोट कर लेना है। फिर ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रक्षेपण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें और तब तक उसको गर्म करते जाएं जब तक कि वो जल उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखते रहें और जब तक कि अधिकतर जलवाष्प ना बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन में प्रक्षेपण को नोट करें। तो बेटा अब आप लोगों ने यहाँ देखा होगा कि जब हमने बर्फ के टुकड़े को डाला था और उस बर्फ के टुकड़े के पास हमने एक थर्मामीटर डाला था। जैसे उस बर्फ के टुकड़े को हम गर्म कर रहे थे तो उस थर्मामीटर का तापमान चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन उस थर्मामीटर का तापमान तब तक चेंज नहीं हो रहा था जब तक कि वो पूरा का पूरा आइस किसमें कन्वर्ट नहीं हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो गया, जल में कन्वर्ट नहीं हो गया। और जब वो जल को हम गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ता जाता है और जैसे ही वो बॉयल होते जाता है तो उसके बाद उसका तापमान नहीं बढ़ता। कहने का मतलब है यहाँ पर एक ऐसा तापमान होता है जिस तापमान से केवल और केवल पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है, ना कि उसके तापमान में परिवर्तन आता है। इसी को भी हम आगे जा करके पढ़ेंगे, जिसे हम बोलेंगे क्या, जिसको बोला जाएगा गुप्त ऊष्मा, या जिसे हम बोलेंगे क्या, लेटेंट हीट। इसी को बोला जाएगा लेटेंट हीट, या इसी को हम बोलेंगे गुप्त ऊष्मा। क्या बोलेंगे बेटा? इसी को बोला जाएगा गुप्त ऊष्मा, या इसी को बोलेंगे हम लेटेंट हीट। तो चलिए बेटा अब देखते हैं इसके आगे, हम थोड़ा चीज़ों को पढ़ते हैं। आगे वाले पॉइंट को यदि हम देखें तो आगे वाले पॉइंट में कहता है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो याद रखना, किसी भी सॉलिड पार्टिकल के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन जब हम उसके अंदर तापमान को बढ़ाते हैं तो उनके कणों की भागने की दर, मतलब कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण से कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं और ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा के कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं और एक अवस्था ऐसी आती है कि जब ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आपने ये देखा कि जब किसी भी सॉलिड मीडियम को, जब किसी भी सॉलिड पार्टिकल को गर्म किया जाता है तो उसके पार्टिकल जो टाइटली पैक्ड थे वो पार्टिकल धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना चालू कर देते हैं, और जब वो धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना चालू कर देते हैं तो उनकी वाइब्रेटिंग रेट, उनकी कंपन करने की दर, उनकी गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है और उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ते बढ़ते एक समान इतनी बढ़ जाती है कि वह अपनी प्राथमिक अवस्था को छोड़ करके द्वितीय अवस्था में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे यदि किसी ठोस को गर्म करें तो ठोस उसकी प्राथमिक अवस्था है, और यदि उसको हम कुछ अधिक तापमान तक गर्म करें तो अपनी प्राथमिक अवस्था को छोड़ करके वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। जैसे यदि हम किसी बर्फ की बात करें तो बर्फ में हमेशा नेगेटिव टेम्परेचर होता है, और जैसे ही उसका तापमान पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है, मतलब 0 से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, वैसे वैसे वो बर्फ लगातार पिघलता रहता है, वैसे वैसे वो बर्फ लगातार पिघलता रहता है। इट मीन्स कहने का मतलब है वो अपनी अवस्था को बदलता रहता है। तो हमें दो चीज सीखने को यहाँ मिली। सबसे पहले कि ठोसों में तापमान बढ़ाने से ठोसों के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और ठोसों को गर्म करने से उनकी गतिज ऊर्जा इसलिए बढ़ती है क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच का आकर्षण धीरे धीरे कम हो जाता है और उनके बीच का गैप लगातार बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद न्यूनतम तापमान पर
ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है और वह इसका गलनांक कहलाता है। याद रखना, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, या उसे हम हिंदी में बोलते हैं गलनांक बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा? गलनांक बिंदु। इतनी बात को आप लोग याद रखेंगे। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। याद रखना, जिस भी सॉलिड का गलनांक बिंदु जितना अधिक होगा, उनके कणों के बीच में गैप उतना ही कम होगा। जिस मीडियम की सॉलिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, जो मीडियम जितना ही हार्ड, जितना ही मजबूत होगा, उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि मैं लूँ बर्फ़, यदि मैं लूँ आइस, बर्फ़, यदि मैंने ले लिया बर्फ़, आइस, और यदि मैंने ले लिया डायमंड, तो बेटा इन दोनों की डेंसिटी के बिहा पर हम कह सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सॉलिडिटी बहुत ज़्यादा है, इनके पार्टिकल के बीच का गैप बहुत कम है, और इसकी सॉलिडिटी इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्फ़ का गलनांक 273.1.5 केल्विन है। के फॉर केल्विन, यानी किसी भी बर्फ को गलने के लिए 273 केल्विन पर आना ही पड़ेगा। यानी बर्फ का गलनांक कितना है? 273 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के परिवर्तन को संगलन कहते हैं। दोबारा सुन लो, जब भी कोई ठोस से द्रव में बदलता है, तो ठोस से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? इसको बोलते हैं गलन, संगलन। इसको हम संगलन बोल देते हैं, या इसी को हम गलनांक भी बोलते हैं, या इसको हम मेल्टिंग गलनांक भी बोलते हैं। अब कुछ यहाँ पर नोट्स दिया गया जो आपको याद रखने की जरूरत है। तापमान की अंतरराष्ट्रीय यानी SI यूनिट केल्विन है, और 0 केल्विन का 0 डिग्री सेल्सियस 273.1.5 केल्विन के बराबर होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक हटा देते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन ही मान लेते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए हम 273 घटा देते हैं, और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं। दोबारा देखो ध्यान से, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि यदि हमें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो याद रख लेना 273 उसके अंदर जोड़ देंगे। दोबारा मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट को इरेज कर देता हूँ पहले। चलिए बेटा, तो मैंने ये बोला कि हमारे पास यदि कोई तापमान डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है और केल्विन में यदि दिया गया हो, तो उसमें से 273 हमें माइनस कर देना है। लेकिन यदि केल्विन में चेंज करना है और डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, तो उसमें 273 जोड़ देना है। जैसे यदि मानव के शरीर का सामान्य ताप होता है डिग्री सेल्सियस में कितना बेटा? तो बोलोगे सर 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यदि इसी को हम केल्विन में बदलें, तो 37 में 273 को ऐड करना पड़ेगा, और हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? 310 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 310 केल्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हमने यहां पर देखा, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। चलिए, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? ये कहता है कि जब किसी भी ठोस को गलाया जाता है, तो उस ठोस के अंदर तापमान एक समान रहता है, तो वो तापमान गया कहाँ जो हमने उसकी तापमान को दिया है? तो अभी मैंने बताया था किसी भी बर्फ के अंदर जब हम किसी थर्मामीटर को डुबो करके रखते हैं और उस बर्फ को जब धीरे धीरे गर्म करते हैं, तो उस बर्फ तो पिघलती है, लेकिन बर्फ के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता।
और हमें यह परिवर्तन तब तक होता हुआ नजर नहीं आता जब तक कि वो पूरा का पूरा बर्फ लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। तो हम जो हीट उसको दे रहे हैं वो हीट जा कहाँ रही है, तो ये हीट जा रही है सॉलिड के पार्टिकल को तोड़ने में। आपको भी मैंने बताया कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बिटवीन का जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। ठोस के कणों के बीच का जो गैप होता है बेटा वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण कहते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो वो यदि टाइटली पैक्ड है तो उनके बिटवीन के गैप को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वही ऊर्जा जो हम हीट में देते हैं वो उस पार्टिकल को डिस्टेंस बनाने में यूज कर लेती है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कि संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। यानी बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। मतलब ठोस को द्रव अवस्था में बदलने के लिए उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उस बल को तोड़ने में ये तापमान प्रयोग किया जाता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। अब दोबारा सुनो कि तापमान में बिना परिवर्तन हुए बर्फ उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और अपनी अवस्था को चेंज कर लेती है। यह माना जाता है कि बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। मतलब हमने जो तापमान दिया वो बीकर को दिया है और बीकर से तापमान किसने लिया है, उस आइस ने लिया। तो वो तापमान जो होता है वो हम मानते हैं कि बीकर के सामग्री में छुपी हुई होती है, इसीलिए इसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। मतलब वो वहां पर हम तापमान दे तो रहे हैं बट वो तापमान जा कहाँ रही है ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसे छुपी हुई ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दोबारा सुन लो, वायु के एक वायुमंडलीय वायु दाब पर 1 किलोग्राम के ठोस को गलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की गुप्त ऊष्मा कहने का मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने वाली ऊष्मा, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने वाली ऊष्मा, जिसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं, या इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या ऊष्मीय ऊर्जा हम इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। किसकी गुप्त ऊष्मा, तो संगलन की गुप्त ऊष्मा भी हम इसको कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस इट मीन्स 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। यह कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। मतलब जिस तापमान पर बर्फ है उसी तापमान पर जल है। तापमान तो दोनों में सेम है, लेकिन जल की गतिज ऊर्जा जो होती है वो अधिक होती है। किसकी, बर्फ के सेम तापमान पर होने के बावजूद भी। ठीक है बेटा, तो अब समझ गए होंगे आप इन सब चीजों को। जब हम जलीय में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, अब और थोड़ा आगे चीजों को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए बेटा, चलिए अब ये क्या कह रहा है कि जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। अब ये कह रहा है कि जब जल में हम ऊष्मा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। तो जो जल के कण धीरे धीरे गति कर रहे हैं वो और तेजी से गति करने लग जाते हैं और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर वो कणों के बीच में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो अपने उस स्टेट को छोड़ करके, अपना दरवाजा तोड़ करके, अपने सारे बंधन तोड़ करके और बाहर निकल जाती है और वो फ्री हो जाती है, उस अवस्था से स्वतंत्र हो जाती है और वह एक नई अवस्था का रूप धारण कर लेती है, जिसे हम गैसीय अवस्था का नाम देंगे। तो तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है और वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका
क्वथनांक कहते हैं। मतलब जिस तापमान पर कोई लिक्विड बॉयल होना चालू हो जाए वो उस तापमान को हम बॉइलिंग पॉइंट या उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन, बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 यानी 373। अब मैंने बोला कि डिग्री सेल्सियस की बात यदि हम करें तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 में 100 हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, केल्विन, जैसे मैंने कहने का क्या मतलब है कि 373 केल्विन दिया है और मुझे उसको सेल्सियस में बदलना है तो 373 में से 273 घटाना पड़ेगा, और यदि सेल्सियस में दिया केल्विन में बदलना है तो वही 273 वापिस जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से भी हमने संगलन की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था कि किसी 1 किलोग्राम की पदार्थ को ठोस से द्रव अवस्था में बिना तापमान में परिवर्तित हुए बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उसकी हम संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक उसी तरीके से 1 किलोग्राम द्रव को गर्म करने पर उसे द्रव से गैसीय अवस्था में बिना तापमान में परिवर्तन हुए आवश्यक ऊष्मा को उसकी हम कौन सी ऊष्मा कहेंगे? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के नाम से बुलाएंगे। जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था वैसे ही हम इसको भी परिभाषित कर सकते हैं। किसको? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को कर सकते हैं। अब देखो भाई, यहां पर ध्यान से देखने की आवश्यकता है कि कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है। दोबारा सुनो, अभी हमने देखा था कि एक संगलन की गुप्त ऊष्मा थी और अब हम पहुंच चुके हैं एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा में तापमान कम था इसलिए वहां पर एनर्जी ऊर्जा कम थी। लेकिन अब यदि मैं बात करूं किसकी? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पर पहुंचने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बनाना पड़ेगा पानी के अंदर। तो इस बार ऊर्जा उसके अंदर ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी वाइब्रेटिंग रेट पहले की तुलना से क्या होगी? ज्यादा होगी। अब यहाँ पर कुछ अवस्थाओं के परिवर्तन की कंडीशन को बताया गया है। देखो बेटा, ये है हमारे पास ठोस, ये क्या है हमारे पास? ठोस। और ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदलता है। ठोस को जब गर्म किया जाता है तो द्रव अवस्था में बदलता है, और जब द्रव को गर्म किया जाता है तो वो कौन सी अवस्था में बदलता है? वो गैसीय अवस्था में बदलता है। लेकिन जिस तरीके से हमने ठोसों को लगातार गर्म करके गैसीय अवस्था तक ले आए, उसी तरीके से यदि किसी गैस को लगातार ठंडा कर दिया जाए तो वापिस कौन सी अवस्था में बदल जाएगा? सॉलिड अवस्था में। यदि हमने किसी भी गैस को थोड़ा सा ठंडा कर दिया तो वो द्रव अवस्था में बदलेगा, और यदि किसी द्रव को और ठंडा कर दिया तो ठोस अवस्था में बदलेगा। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है देखने कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के इस प्रोसेस को बोलते हैं गलनांक। इसको बोला जाता है गलनांक, या इसी को थोड़ी देर पहले भी हमने बोला था फ्यूजन, इसी को थोड़ी देर पहले हमने बोला था संगलन। अब द्रव को गैसीय अवस्था में बदलने की इस प्रोसेस को बोला जाता है वाष्पीकरण। अभी जो आगे आएगा इसको बोलेंगे वाष्पीकरण। लेकिन जब किसी गैस को आपने ठंडा किया और वो गैस से द्रव अवस्था में बदल गई है तो उसको बोला जाता है कंडेंसेशन, उसको बोलते हैं संघनन। लेकिन यदि किसी द्रव को आपने ठंडा किया है और वो द्रव किस में बदल गई बेटा? सॉलिड में बदल गई है, तो उसको सॉलिडिफिकेशन या इसको हिमांक बोलते हैं। इसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिडिफिकेशन, या इसको फ्रीजिंग के नाम से भी जाना जाता है। फ्रीजिंग, हिमांक। ठीक है, तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से वापिस द्रव, द्रव से वापिस ठोस। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ मिलेंगे जिनको कुछ ऐसे सॉलिड मटेरियल मिलेंगे जिस सॉलिड को कुछ ऐसे ठोस मिलेंगे जिन ठोसों को यदि हम गर्म करते हैं, जिन ठोसों को यदि हमने क्या कर दिया बेटा? गर्म, तो बिना द्रव अवस्था में बदले वह डायरेक्ट
सीधे कौन सी अवस्था में बदल जाती है? गैसीय अवस्था में बदल जाती है। ठोसों को गर्म करने से यदि डायरेक्ट वो गैसीय अवस्था में बदल गई तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रोसेस को बोला जाता है उद्रवपातन। उद्रवपातन। और ऐसे हमारे पास कुछ पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर वो ठोस से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं उद्रवपातित पदार्थ। उनको कैसे पदार्थ बोलते हैं? उद्रवपातित पदार्थ। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं चीजों को। अंततः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है और गर्म होने पर यह ठोस द्रव से गैस में बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हीं को बोला जाता है क्या बेटा? इन्हीं को बोलते हैं हम उद्रवपातित पदार्थ, और इस प्रोसेस को बोला जाता है उद्रवपातन। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप लोगों को यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी पूजा किया होगा, ठीक है? तो पूजा में जो कपूर यूज किया जाता है आरती के लिए, तो जैसे उस कपूर को आग में डालते हो तो कपूर कभी भी गलता नहीं है, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेज स्टेट में बदल जाता है। आपने देखा होगा आपके घरों में आपकी मम्मी जो नेफ्थालीन की कुछ गोलियां को यूज करती है, जो कपड़ों के बीच में रखती है चूहे कीड़ों से बचाने के लिए और उसकी स्मेल यानी गंदगी को दूर करने के लिए। तो ऐसा इसलिए किया जाता है, जब रखा जाता है तो नेफ्थालीन की गोलियां बड़ी बड़ी होती है, और जब उसे हम 4-5 महीने के बाद निकालते हैं तो निकालने के बाद उसका आकार छोटा हो जाता है। तो बेटा वो गया कहाँ? यानी वो एवोपरेट हो गया, वो वाष्प में बदल गया, वो ठोस से बिना द्रव अवस्था में बदले डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल गया। ऐसे आयोडीन भी होता है, इसी तरह से आयोडीन भी होता है, इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड भी होता है, एटसेट्रा। और भी कई सारे हमारे मटेरियल होते हैं जो ठोसों से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं किसका? कि दाब का परिवर्तन का प्रभाव। अभी तक हमने देखा था कि किसी भी पदार्थ की अवस्था के ऊपर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। पदार्थ की अवस्था के ऊपर तापमान को हम बढ़ा करके और तापमान की घटा करके उसकी अवस्था को हम बदल सकते हैं। लेकिन उसी तरीके से यदि हम किसी भी पदार्थ के ऊपर दाब को बढ़ाएं और दाब को घटाएं तो भी हम उसकी अवस्था को बदल सकते हैं। तो दाब को बढ़ा करके, दाब को घटा करके, दाब को परिवर्तन करके भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। तो दाब परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच दूरी में अंतर होने के कारण से पदार्थों के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। बिल्कुल, हमने ये देखा कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर और काफी पास पास होते हैं। तो पास और दूर होने के कारण से उनके बीच में ये डेंसिटी बनती है और उनके बीच में ये अट्रैक्शन आकर्षण बल बनता है। ठीक है, जिसके कारण से वो अपनी अवस्था में बना हुआ है। यदि उसके उस आकर्षण बल को तोड़ दें, यदि उनके बीच की दूरी को बढ़ा और घटा दें तो वह अपनी अवस्था को भी परिवर्तन कर लेगा। तो पहले हमने उस पदार्थ के कणों की दूरी को बढ़ाने और घटाने के लिए तापमान का प्रयोग किया था, अब उसी दूरी को बढ़ाने और घटाने के लिए दाब का प्रयोग करेंगे। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर या संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है एलपीजी, इसका एग्जाम्पल है सीएनजी। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी किसी गैस को हमने लिक्विफाइड किया हुआ है उसको हाई प्रेशर दे करके। ठीक है, और सीएनजी का नाम सुना होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। किसी गैस को हमने कंप्रेस्ड किया है, उस पर प्रेशर लगा करके उसे दबाया। एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है, ये कुछ गैस के पार्टिकल आपको नजर आ रहे होंगे बेटा, ये कुछ गैस के पार्टिकल नजर आ रहे हैं और हमने इसके ऊपर क्या लगाया? अभी कोई प्रेशर नहीं लगाया, लेकिन आफ्टर सम टाइम यदि ध्यान से देखो सही से तो ये हमारा इसके ऊपर पिस्टन है, ये हमने ये पिस्टन लगा रखा है। अब थोड़ी देर के बाद इस पिस्टन को हम क्या करें बेटा? दबा रहे हैं। अब थोड़े से इस पिस्टन को हमने प्रेशर लगा दिया। इस पिस्टन के ऊपर जब हमने प्रेशर लगाया तो ये गैसों के कणों को क्या करेगा? दबाएगा। अब जब ये गैसों के कणों को दबाएगा तो देखो ये पिस्टन ये पिस्टन जो यहाँ है वो पिस्टन कहाँ जाएगी? नीचे। तो ये पार्टिकल के कणों को भी कहाँ दबा देगा? नीचे। अब पार्टिकल देखो, पार्टिकल के कण यहाँ दूर दूर थे और जब हमने उसके ऊपर प्रेशर लगाया तो पार्टिकल के कण पास पास आ गए। इसका मतलब यदि पार्टिकल के कण दूर दूर हैं, देखो यहाँ पार्टिकल के कण बहुत दूर हैं
इसका मतलब हम सकते हैं ये गैसीय अवस्था में। यदि उस पार्टिकल के कण के ऊपर और थोड़ा सा हमने प्रेशर लगाया तो मान लो पार्टिकल के नजदीक आ गए और वो द्रव अवस्था में बदल गए, और हमने उसके ऊपर जब और ज्यादा प्रेशर लगाया तो बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गए, यानी वो ठोस अवस्था में बदल गए। तो कहने का मतलब है कि पदार्थ के कणों के बीच में दबाव को बढ़ा करके और घटा करके भी उनकी अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, दाब बढ़ाने से तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। यह वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाती है। यह कहता है कि हमारे आसपास में वायुमंडल का दाब यदि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब है और तो हम यदि उसको दबाएं तो दबाने के बाद वो ठोस, वो दबाने के बाद वो जो गैस है वो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाती है। तो हो जाती है, यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, क्योंकि ये था तो CO2, हमने जब उसके ऊपर कंप्रेस किया, हमने जब उस पर दबाव लगाया तो दबाव लगाने पर उसके पार्टिकल काफी नजदीक आ गए और वो थोड़ा सॉलिड हो गया, इसलिए ड्राई आइस भी बोला जाता है। यदि पूछा जाए आपसे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं, तो सॉलिड CO2 को बोला जाता है ड्राई आइस। क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद। अभी तक कुछ पहले मैंने बताया भी था और इसको फिर यहां आ गया कि पदार्थ की अवस्था को तो बदला जा सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन पदार्थ की अवस्था को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब हम बदलते हैं तो क्या उसकी पदार्थ की अवस्था के बदलने के इस नियम को क्या कहते हैं? तो चलिए इसके पूरे नियमों को हम देखते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, ठोस को जब आपने गर्म किया है, ठोस को जब आपने गर्म किया तो ठोस से वो कौन सी अवस्था में बदला? वो द्रव अवस्था में बदला, और इस द्रव अवस्था में बदलने के प्रक्रिया को कहते हैं संगलन। क्या बोलते हैं? संगलन, या इसी को हम बोलते हैं गलनांक। दूसरा, यदि उसी द्रव को, चलो इसको बाद में देखते हैं, यदि किसी द्रव को और थोड़ा सा गर्म कर दिया तो अब वो द्रव से कौन सी अवस्था में बदल गई? गैस। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं बेटा? वाष्पीकरण। लेकिन यदि किसी गैस को आपने ठंडा कर दिया तो वो द्रव में बदल गया, इसको बोलेंगे संघनन, और द्रव को ठंडा किया तो वो जम गया, जिसको बोलेंगे जमना, या इसको बोलते हैं हिमांक, या इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। लेकिन अब ये जो हमारे पास ठोस नजर आ रहा है, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनको यदि हम गर्म करें तो बिना द्रव अवस्था से बदले सीधे गैसेज अवस्था में बदल जाती है, जिसको उद्रवपातन कहते हैं। और कुछ ऐसी गैस होती है जिनको जब हम गर्म करते हैं तो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है, जिसको बोला जाता है निक्षेपण। जिसे क्या बोलते हैं बेटा? निक्षेपण। क्या बोला जाता है इसको? निक्षेपण। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं निक्षेपण। तो चलिए बेटा, मैं समझता हूं अच्छी तरीके से आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम अटेंड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कहता है निम्न तापमान को डिग्री सेल्सियस में बदलो। देखो बेटा, डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए आपको इसमें से 273 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसमें से भी 273 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अब 300 में से 273 माइनस कर दो, कितना आएगा? 10 में से 3 घटाया तो कितना बचा बेटा? 7 बचा। यहां पर बचा 9, 9 में से 7 घटाया तो कितना बचा बेटा? 2 बचा, यानी 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। और 573 में से 273 घटाओ तो 3 में से 0 0, 7 में से 7 0, और 5 में से 2 घटाए 3, ये आ गया 300 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया? 300 डिग्री सेल्सियस। लेकिन निम्नलिखित तापमान को जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ये कहता है इस तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तब एक बात याद रख लेना कि जब तापमान बहुत ज्यादा और बहुत कम होगा तब हम देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या कह रहा है। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था, अब देखो 250 डिग्री सेल्सियस पर, 250 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होता है वो जल से गैसेज अवस्था में, वेपर की अवस्था में आपको होता हुआ नजर आएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर तो वो लिक्विड अवस्था में ही है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो कौन सी अवस्था में बेटा? लिक्विड अवस्था में ही है, लेकिन वो लिक्विड से गैस में जा रहा है, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर तो अभी भी वो लिक्विड अवस्था में ही है, द्रव अवस्था में ही है। लेकिन जैसे 100 से 1 2 3 4 का तापमान आता है तो धीरे धीरे वो लिक्विड में बदलना चालू हो जाता है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? ये कह रहा है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था
में परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? तो किसी भी पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन के दौरान तापमान इसलिए स्थिर रहता है ताकि वह पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल को खत्म कर सके। अब पदार्थ के कणों के बीच में एक आकर्षण बल होगा, उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और उस ऊर्जा का जब हम प्रयोग करेंगे तो उस ऊर्जा के वो पार्टिकल टूट जाएंगे और वो फ्री हो जाएंगे और वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ट्रांसफर हो जाएगी, यानी बदल जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय गैसों में द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाई। ये कह रहा है वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए यदि हमारे पास कोई गैस है, उस गैस को हम द्रव में बदलना चाह रहे हैं तो वो कौन सी अवस्था से बदलेगा? उसका नाम है संघनन। उसका नाम है संघनन। और यही तो बेटा, यही तो वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के माध्यम से वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है। संघनन ही वो विधि है जिसके माध्यम से वर्षा होती है। ये बात आप लोग याद रख लेना। तो अब हमने क्या समझ लिया अब तक हमने ये समझा कि पदार्थ की अवस्थाओं को कैसे कैसे बदला जा सकता है। तो पदार्थ की अवस्थाओं को तापमान दे करके या तापमान बढ़ा करके या घटा करके या दाब बढ़ा करके घटा करके उनकी अवस्था को बदला जा सकता है। ठीक है। और पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब ट्रांसफर होती है तो इस ट्रांसपरेशन को कुछ मेथड के नाम से जाना जाता है, जिसे मैंने आपको अच्छी भलीभांति से समझाया। इसके बाद नेक्स्ट और एक क्लास का टॉपिक है बेटा हमारा इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एवोप्रेशन, वाष्पीकरण। अब इस वाष्पीकरण से याद रखना 2021 और 2022 में भी एनडीए के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली यदि आप PYQ लगाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो वाष्पीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि वाष्पीकरण की रेट किसमें ज्यादा और किसमें कब होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि ये वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण हम किसे कहते हैं? चलिए, वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है तो ध्यान से उसे समझेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया जब किसी भी ठोस को हम गर्म करते हैं तो द्रव में बदलता है, लेकिन जब किसी भी द्रव को हम गर्म करते हैं तो एक ऐसा तापमान आता है जिस तापमान पर वो द्रव की अवस्था को छोड़ करके गैसीय अवस्था में बदल जाती है। तो द्रव की अवस्था को गैसीय अवस्था में बदलने के लिए जिस प्रोसेस को हमने यूज किया है उसी प्रोसेस को बोला जाता है वाष्पीकरण। उसी प्रोसेस को बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है। जैसा कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं, जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? तो जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो सकता है। बिल्कुल बिना क्वथनांक पर पहुंचे। जैसे एक प्रोसेस है कि पानी को हम उबालते हैं तो उबालने के बाद वो पानी गैसीय स्टेट में बदलता है, एक प्रोसेस तो ये है। और दूसरा प्रोसेस ये बेटा कि बिना उसको गर्म किए, जब तक हम उसको ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं तो वो क्या करती है, वो अपनी अवस्था को बदल लेती है, यानी द्रव से गैस अवस्था में बदल जाती है। बिल्कुल आपने देखा होगा, आप अपने कपड़े को घरों में सुखाते हो तो भैया बाहर तो आपने सुखाया, धूप था तो धूप ने उसकी हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। बिल्कुल, क्या हमने गर्म किया? नहीं किया। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। कई ऐसे प्रोसेस हैं, अभी हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, कुछ बात है कि गीले कपड़े सूख जाते हैं, इन दोनों उदाहरणों में जल पर क्या हुआ? आपने देखा होगा कि जो गीले कपड़े के सूखने की बात बताइए, गीले कपड़े यदि सूख जाते हैं तो क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि गीलों कपड़ों का जो पानी होता है वो पानी वाष्पीकृत होकर के गैसीय अवस्था में बदल करके कपड़े से निकल जाता है। और कई सारी प्रक्रियाएं हैं जिसको हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला, हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में भिन्नता मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इसकी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे के कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। हो जाने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। दोबारा से लो, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं।
दोबारा सुन लो, ये पूछा जाएगा कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव को वाष्प में बदलने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वाष्पीकरण की दर को या तो बढ़ा देंगे या फिर वाष्पीकरण की दर को घटा देंगे। और याद रखना दोस्तों, यही हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में बार बार रिपीटेड पूछा जाता है। इसके अलावा यदि आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो याद रखना आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्रियाकलाप करने के लिए कह रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से कुछ चीजें हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। तो पहला हमने देखा, एक परखनली में 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। दोबारा सुन लो, एक परखनली में 5 ml जल लेना है और इसे या तो खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख देना है। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। यह कह रहा है कि खुली रखी चीनी है और चीनी मिट्टी की प्याली में, खुली रखी जो चीनी है उसको मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रख के उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी के पानी प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। हम इसी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट कर लेंगे। बारिश के दिन भी इस क्रियाकलापों को करके अपनी प्रेक्षण करेंगे और वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्रफल या वायु की चाल। अब एक बात देखो बेटा कि एक 5 ml की पानी को यदि परखनली में रखकर अपने किसी पंखे के नीचे या किसी भी जगह पर रखा होगा तो वो कई कारणों से एवोपरेट हो सकती है। जैसे यदि वायु की स्पीड बढ़ा दोगे तो शायद वो जल्दी एवोपरेट हो जाएगा, तापमान बढ़ा दोगे तो जल्दी एवोपरेट हो जाएगा, वायु की ह्यूमिडिटी घटा दोगे तो जल्दी एवोपरेट हो जाएगा। इसका मतलब कई सारे ऐसे सोर्स हैं, कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिन फैक्टर के चेंज हो जाने के कारण से उस परखनली के पानी के अंदर जो वाष्पीकरण होगा वो जल्दी हो जाएगा या फिर वाष्पीकरण देर से होगा। ठीक है, तो हम इस क्रियाकलाप से समझ चुके हैं कि अलग अलग तापमान, अलग अलग वायु की चाल और अलग अलग क्षेत्रफल के चेंज हो जाने से किसी भी पानी के अंदर वाष्पीकरण की दर बदल सकती है। इसके कई सारे एग्जाम्पल मैं देकर के आपको दिखाऊंगा। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम देखते हैं कि वाष्पीकरण की दर को निम्नलिखित के साथ बढ़ती और घटती है, तो वो देखते हैं कहाँ बढ़ेगी कहाँ घटेगी। सतह के क्षेत्रफल बढ़ने पर, अब देखो यदि किसी भी पदार्थ के या किसी भी पदार्थ के सरफेस एरिया को बढ़ा दोगे तो याद रखना उसमें वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपके पास 2 रुमाल है, 2 रुमालों को आपने पूरे अच्छे तरीके से पानी में गीला कर लिया और एक रुमाल को आप अपनी छत के बिल्कुल खोल करके ओपन सुखाते हो और दूसरे रुमाल को 4 तह लगा करके उसको मोड़ करके रख देते हो। अब जब आप 1.5 घंटे के बाद आते हो तो आपका जो खुला रुमाल होता है वो तो सूख जाता है, लेकिन जो बंधा रुमाल होता है मोड़ा हुआ वो नहीं सूखता है। क्यों नहीं सूखा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? तो मैं आपको उसका जवाब देता हूं कि जब रुमाल का सरफेस वो खुला था तो उसका एरिया अधिक था और जब उसका क्षेत्रफल ज्यादा था तो वाष्पीकरण की दर जल्दी जल्दी हुई थी, जिसके कारण से पानी उसमें से वाष्पीकृत हो गया। लेकिन जिस रुमाल को आपने मोड़ करके रखा था, जिस रुमाल को आपने मोड़ करके रखा था उस रुमाल पर यदि ध्यान से देखोगे तो उसके वाष्पीकरण की दर कम होगी, जिसके कारण से वह काफी देरी से सूखेगा। ठीक है, तो पहला हमने क्षेत्रफल का देखा। दूसरा हम देखेंगे तापमान में वृद्धि। बिल्कुल, अब एक बात मुझे बताओ कि गर्मियों के दिनों में आपके घरों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं या सर्दियों के दिनों में आपके घर में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं? तो बोलोगे सर गर्मियों के दिनों में। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, क्योंकि आपके आसपास में जब तापमान बढ़ जाएगा ना तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स कपड़े के अंदर धसे हुए हैं उन पानी के मॉलिक्यूल्स को मुक्त होने के लिए एक पर्याप्त ऊर्जा मिल जाएगी
और वह मुक्त होकर के अपनी इस अवस्था को चेंज कर लेंगे, यानी वह द्रव अवस्था से गैसेज अवस्था में बदल जाएंगे। अगला है आर्द्रता में कमी। अब कहता है कि आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में हमारे घरों में रखे कपड़े 3-3 दिनों तक, 4-4 दिनों तक नहीं सूखते, लेकिन गर्मियों और सर्दियों के दिनों में वो कपड़े सूख जाते हैं। तो बरसात के दिनों में वायु के अंदर नमी ज्यादा होती है। अब जिस वायु का काम है आपके कपड़े से पानी को सोखना, वो कहता है मेरे पास पहले से पानी भरा हुआ है, मुझे प्यास ही नहीं लगी है, तो मैं तुम्हारे कपड़े से पानी को क्यों लूंगा। तो इसीलिए बरसात के दिनों में हवा में नमी अधिक हो जाने के कारण से वह कपड़े से पानी को नहीं सोख पाता और वह कपड़ा देर से सूखता है। ठीक है, तो वाष्पीकरण की दर याद रखना कि आर्द्रता आप बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण की दर घटेगी, आर्द्रता घटाओगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। इसके साथ वायु की गति में वृद्धि। यदि आपने वायु की स्पीड को, यानी वायु कहने का मतलब है वायु की गति को बढ़ा दिया, हवा की चाल को बढ़ा दिया, तब याद रखना कुछ कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, कुछ देर से। जैसे गर्मियों के दिनों में हमारे कपड़े छत पर बड़ी आसानी से सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों के दिनों में कपड़े नहीं सूखते। सर्दियों के दिनों में हमने अपने घरों के 2 कमरों में 2-2 शर्ट को रख दिया गीला करके, एक कमरे में फैन ऑन करके छोड़ दिया और दूसरे कमरे में बिल्कुल ऐसे नॉर्मली छोड़ दिया, तो आप ऑब्जर्व करोगे जो घूमता हुआ पंखा है वो कपड़ों से पानी को जल्दी सोखेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल कमरे की तुलना में। इसलिए कपड़े हवा के अधिक बहने से जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो ये कपड़ों के अंदर याद रखना वाष्पीकरण क्या होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्वथनांक से कम तापमान पर जल का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं, और ये वाष्पीकरण की दर कई सोर्स के कारण से चेंज हो सकती है। क्षेत्रफल के कारण से, तापमान के कारण से, वायु की गति के कारण से, और लास्ट इसका किसके कारण से, आर्द्रता के कारण से। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वाष्पीकरण यदि जल्दी हो और वाष्पीकरण यदि देर से हो तो क्या होता है। ठीक है बेटा, तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। जब हमारे शरीर से वाष्पीकरण होता है तो हमें कूलिंग फील होती है, और ये कूलिंग क्यों फील होती है। क्या आपने कभी सोचा होगा कि जब आप कभी रनिंग करके आ रहे हो, काफी तेजी से आप दौड़ करके आ रहे हो और अचानक से अपने घरों में पंखे या कूलर के नीचे बैठते हो तो आपको बहुत ही कूलिंग फील होती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये कूलिंग फील क्यों होती है। या आपने देखा होगा किसी पेट्रोल को और डीजल को आप अपने हाथों के ऊपर रखते हो तो आपके हाथों को कूलिंग फील होता है। आपने देखा होगा कि जो नेल पॉलिश आपके घरों में आपकी सिस्टर या आपकी मदर यूज करती है, उस नेल पॉलिश को जब आप अपने नेल के ऊपर रखते हो तो आपको बहुत ही कूलिंग फील होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होने के कारण से कूलिंग हमें फील होता है। तो चलिए आज इन सभी प्रश्नों का आंसर हम जानने का प्रयास करते हैं। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पशील होता रहता है, बिल्कुल सही है। खुले बर्तन जो होते हैं उनमें पानी लगातार वाष्पीकृत होती रहती है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। अब कह रहा है कि किसी भी जगह से किसी कटोरे में आपने पानी रख दिया और वह पानी धीरे धीरे वाष्प बदल गया। अब एक बात बताओ, यदि पानी धीरे धीरे वाष्प बदल गया तो उस कटोरे के अंदर का तापमान कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि किसी भी पदार्थ के अंदर से यदि वो गैस जा रही है तो उसके तापमान को लेकर के जा रही है, तो उस कटोरे के आसपास का तापमान कम हो गया, तो अब उस तापमान को बरकरार रखने के लिए आसपास के वायु को न्योता देगी कि भैया मेरे पास आ जाओ और मेरे तापमान को बढ़ा दो, मेरे तापमान को बढ़ा दो। ठीक है, जब आप एसीटोन हमारे तापमान को बढ़ा दो, इस तरह से आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण से शीतलता हो जाती है। यानी इसी तरह से आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण से, यानी आसपास से जब ऊर्जा अवशोषित हो जाती है, ठीक है, तब हमें कूलता, शीतलता फील होती है। जब आप एसीटोन का मतलब जो नाखून पॉलिश हटाने वाले द्रव होते हैं को अपनी हथेली पर गिराते हो तो क्या होता है, आपको कूलिंग फील होती है। इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत
या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। आपने देखा होगा जिस दिन तेज धूप होती है उन दिनों में लोग आसपास में क्या कर देते हैं, पानी का छिड़काव कर देते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म गर्म सतह को शीतलता बनाती है। क्योंकि जैसे ही आप क्या करते हो, जल छिड़कते हो, तो जल क्या होता है, धुआं बन के वहां उड़ जाता है। अब जल वहां जब धुआं बन के उड़ जाएगा तो वो भैया उस सतह के कुछ तापमान को भी तो लेकर के जाएगा, जिसके कारण से वो सतह कूल यानी ठंडा हो जाता है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के उदाहरण दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। गर्मियों के दिनों में हमें सूती कपड़े ही क्यों पहनने चाहिए? गर्मियों के दिनों में हमें सूती कपड़े ही क्यों पहनने चाहिए, तो मैं बताता हूं। सूती के जो कपड़े होते हैं वो कई छोटे छोटे पतले पतले धागों से मिलकर बने होते हैं, और पतले पतले धागे वो होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। अब एक बात बताओ, यदि हमने कोई टेरिकोट का कपड़ा पहना है तो बाहर की हवा हमारे शरीर के अंदर नहीं आ पाएगी और अंदर का पानी हमारे शरीर से बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन कॉटन का यदि हमने पहना है तो कॉटन के कपड़े में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल से लगातार पानी रिसता रहता है और हमारे शरीर का पसीना बाहर आता है, और उस शरीर के पसीने को क्या करता है, वायु वाष्पीकृत करता है, जिसके कारण से जब वाष्पीकृत करेगा तो वाष्पीकृत करने के लिए आपके शरीर के कुछ तापमान को तो वो लेकर के जाएगा ना, और आपके शरीर को कूलिंग या ठंडा फील होता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है गर्मियों के दिनों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए बेटा? गर्मियों के दिनों में हमें केवल और केवल सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। ठीक है, आगे इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान जल की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। और चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसे अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत कर देता है। दूसरा एक और एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि बेटा ये हमारे पास मान लो ये कांच का कोई ग्लास है, ठीक है, और इस कांच के ग्लास के ऊपर हमने चिल्ड पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? चिल्ड पानी डाल दिया। इसके ऊपर हमने बिल्कुल कूल ठंडा पानी डाल दिया। जैसे ही हम ठंडा पानी डालते हैं इसके ऊपर, तो पानी की कुछ बूंदें आपको इस ग्लास के बाहर नजर आती है। अब पानी की कुछ बूंदें ये ग्लास के बाहर क्यों नजर आई? क्या ये ग्लास के अंदर छेद था? तो कहोगे सर बिल्कुल नहीं। तो ये कैसे नजर आया? तो इसका मैं आंसर बताता हूं आप लोगों को कि आपको पता है कि बहुत सारी एयर जो थी वो इस ग्लास से चिपकी हुई थी। अब जैसे ही ये एयर का मतलब गैस, जैसे ही ये एयर ठंडी हुई तो कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से ये एयर किस में बदल गई बेटा? लिक्विड में बदल गई। किस में बदल गई? द्रव में बदल गई। और द्रव की छोटी छोटी बूंदें आप लोगों को नजर आती है। अब इतना जो हमने समझाया उसी के कुछ यहाँ एग्जाम्पल आपको है कि गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। गर्म दिनों में, शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा इसलिए करता है क्योंकि याद रखना कूलर अपने अंदर पानी का यूज करता है और पानी का छिड़काव आप लोगों के ऊपर करता है, और हमारे शरीर के ऊपर से जब वो पानी का छिड़काव करता है तो उस पानी को एवोपरेट होने के लिए कुछ वाष्पीकरण की, कुछ गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और वो उतनी ऊष्मा लेकर के जाता है जितनी आपको कूलिंग फील होती है। गर्मियों में घड़े या जल ठंडा क्यों होता है? गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? क्योंकि गर्मियों में के घड़े के जलों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन छिद्रों से पानी का रिसाव होता रहता है और पानी उस सरफेस से क्या करती है? एवोपरेट हो जाती है। अब पानी यदि किसी भी जगह से एवोपरेट हो रही है तो पानी को एवोपरेट होने के लिए, या जो पानी को एवोपरेट करके ले जाएगा भैया, वो वहां से कुछ तापमान को तो लेकर के ही जाएगा ना, जिसके कारण आपको कूलिंग फील होगी। यही प्रोसेस एसीटोन में होता है, और यही प्रोसेस कहता है कि कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? क्योंकि बेटा कप का सरफेस एरिया कम होता है और प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और सरफेस एरिया बढ़ा देने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़े के अंदर पानी की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, जिससे हमारे शरीर से अधिक पानी का वाष्पीकरण हो सके और हमें शीतलता महसूस हो सके। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा प्रश्न। इस क्वेश्चनों को हमने बड़ी आसानी से, अच्छी तरीके से समझ लिया।
अब यहाँ पर कुछ मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ, कुछ फैक्ट बता रहा हूँ कि पदार्थ की हम लोगों ने 3 अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ा, लेकिन 2 अवस्थाओं की खोज और हो चुकी है। तो चलिए उसकी भी थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। पहले अभी तक हमने 3 ही अवस्था पढ़े हैं, ठोस, द्रव, गैस। हालांकि मैं कह दूं इन्हीं 3 अवस्थाओं का ही हम यूज कर पाते हैं। गैस के अलावा जो 2 प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, ये अवस्थाएं हमारे आसपास में बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो देखते हैं इन अवस्थाओं को कैसे बनाया जा सकता है और ये अवस्थाएं हमें कहां-कहां देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं। तो पदार्थ की आपसे पूछी जाए कि अभी कितनी अवस्था है, तो बोलना पदार्थ की 5 अवस्थाएं। और यदि आपसे पूछा जाए पदार्थ की लेटेस्ट अवस्था, पदार्थ की नवीनतम अवस्था कौन सी है, तो पदार्थ की नवीनतम अवस्था का नाम है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस के गुणों को तो हमने अच्छे तरीके से समझा है। अब इस प्लाज्मा और बीसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्लाज्मा, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले अधिक उत्तेजित हो जाते हैं और ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं और फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब और प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस होती है, जो आपने बल्ब देखा है उसमें नियॉन गैस होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है उसके अंदर हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है, या अन्य कई प्रकार की गैस भरी जाएगी, लेकिन वही गैस भरी जाएगी जो नोबल गैस होगी, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। जब इनके अंदर विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है तब ये गैसें आयोनाइज्ड हो जाती हैं, इनमें आयन्स आ जाते हैं और आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर एक चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। मतलब अलग अलग प्रकार के गैसों में अलग अलग प्रकार की चमक होती है और प्लाज्मा के कारण ही सूरज और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा होता है। सीधे तौर पर मैं आपको बता देता हूं बेटा, जब हम किसी भी गैस को बहुत ही ज्यादा तापमान पर गर्म करते हैं, किसी गैस को हाई टेम्परेचर पर जब हम गर्म करते हैं, तो वो गैस जो होती है वो आयनीकृत हो जाती है। कैसी हो जाती है? आयोनाइज्ड हो जाती है और आयोनाइज्ड होकर के वो एक नया चमकीला प्रकाश निकालती है, जिसे हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। द ब्राइट लाइट इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। अब पदार्थ की 5वीं और नवीनतम अवस्था किसे बोला गया है? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया। एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस और एक एल्बर्ट आइंस्टीन है, जिससे तो रूबरू आप लोग होंगे ही। तो सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में कुछ गणनाएं की थी और उन गणनाओं के आधार पर एल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की नवीनतम अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट या बीईसी का नाम दिया गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कर्नेल और उल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वेमेन और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाख में भाग के घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से वो बीईसी में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? बीईसी में तैयार हो जाती है। पर लॉग ऑन करने पर चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। ये कह रहा है www.cem.chem.4kids.com पर जब आप लॉगिन करोगे तो आप इस बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा के बारे में और कई जानकारियां प्राप्त कर सकोगे। तो अभी आप लोगों के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त होगी, बट इन जानकारियों के आधार पर हम इसके एमसीक्यू को जब तक ना लगाएं तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि भैया इसको यूज कैसे करें। तो अगली क्लास जो होगी हमारी वो इसी बीईसी के, दोबारा से लो, अगली क्लास जो होगी हमारी बेटा वो इसी बीईसी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट या ये पूरा का पूरा जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा मैटर्स अराउंड अस, उसके एमसीक्यू को करेंगे ताकि हमारी पूरी अच्छी से अच्छी पकड़ बन जाए। तो चले बेटा, आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करो, चाहे वो 9th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, बट उसको ये चीज पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।